everybody, welcome to मेरे वतन की आवाज़ presented by मीडिया सेल। जैसा कि आप लोग जानते हैं 26 इज कारगिल विजय दिवस। This day in 1999 India won the Kargil war. On the occasion of Kargil Vijay Divas, we have with us Dr. C.B. Narayan, who is a Chief Medical Officer in BSF. So, Dr. Narayan, आप प्लीज़ हमें बताइए कि आप एग्जैक्टली क्या करते हैं। मैं तो बीएसएफ में डॉक्टर हूँ फॉर लास्ट मोर देन 23 ईयर्स, और उसके साथ साथ बॉर्डर में जो जवान होते हैं उनका हेल्थ ठीक रखना, वो बीमार पड़ते हैं तो उनको ठीक करना, कोई कैजुअल्टी हो गई, कहीं वार कैजुअल्टी या फायरिंग हो गया, कुछ हो गया तो उनको उसी समय डेली ट्रीटमेंट करना, फॉलोअप करना। उसके अलावे कभी कभी हम लोग को वार फील्ड में भी जाना पड़ता है, कैजुअल्टी इवैक्यूएशन करना है, तो वो सारे टेक्टिक्स का ट्रेनिंग लेना पड़ता है। पहले ट्रेंड होते हैं, चूँकि हम लोग पढ़ाई करके मेडिकल कॉलेज से जाते हैं तो वो कॉम्बैट ट्रेनिंग नहीं रहती है हमारी, तो शुरू में ट्रेनिंग दिया जाता है, उसके बाद हम उसको फील्ड में धीरे धीरे एम्प्लाई करते हैं। तो सर, जैसा आपने कहा कि आप रेगुलर डॉक्टर से थोड़े अलग होते हैं, आपको अलग चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तो इज देयर अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन जो आपको फॉलो करना पड़ता है आर्मी में, जो हम सिविलियंस नहीं करते? हाँ, डिसिप्लिन तो है, जैसे अपने आप को फिट रखना, ये एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन होता है। अदरवाइज लोग सवेरे 8 बजे तक सो रहे होते हैं, हम 5 बजे जग जाते हैं, और डेली अपना शरीर के लिए पीटी होता है तो उसमें भाग लेते हैं, और जब हम अपने आप को एग्जाम्पल के रूप में सेट करते हैं तभी हमसे देख के दूसरे लोग भी दौड़ता है या फिट रखने की कोशिश करता है। ये थोड़ा अलग होता है, आम लोगों से अलग होता है। आपने कहा कि आप बीएसएफ, हाँ, आपने कहा कि आप बीएसएफ में हैं, तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, इनफैक्ट मुझे भी है, कि बीएसएफ और आर्मी कैसे अलग है? ये अलग इसलिए होता है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक होता है और दूसरा होता है होम मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री डिफेंस का और पैरामिलिट्री का एक प्रोपोर्शन होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, इंटरनेशनल स्केल है कि इतना से ज़्यादा डिफेंस फोर्सेस को नहीं बढ़ा सकते कोई भी। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है कि पैरामिलिट्री क्रिएट करती है, तो करीब 10 लाख संख्या है पैरामिलिट्री का, जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी ऐसे जो पैरेलल टू मिलिट्री फोर्सेस हैं वो रहते हैं। दूसरा सिचुएशन क्या है कि कभी भी आर्मी को एडवांस पोजीशन में जीरो लाइन पर नहीं रखा जाता है। एडवांस पोजीशन में आर्मी तभी आती है जब वार लाइक सिचुएशन डेवलप होता है। अदरवाइज क्योंकि डिफेंस फोर्सेस टैंक से ऊपर की बातें करते हैं, तो टैंक इस्तेमाल सदा नहीं होता है। दूसरा, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है उसको मेंटेन करने में, डिफेंस को बॉर्डर पर जीरो लाइन पर उतना, इसलिए 1/3 ही केवल बॉर्डर पर रहते हैं डिफेंस, और बाकी 2/3 इनर सिटीज़ में, कैंटोनमेंट्स में रहते हैं। वेरेज जो हम लोग हैं, बीएसएफ हैं, ये हम लोग बॉर्डर पर ही रहते हैं। पीस टाइम में बॉर्डर को मैनेज करते हैं, वहाँ का जो भी एक्टिविटीज़ है, क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज़ है, वो मिलिटेंसी हो या फिर स्मगलिंग हो, ये दोनों को मेंटेन करते हैं, वहाँ स्टेबलाइज किए रहते हैं डे टू डे। तो हम लोग बेसिकली जीरो लाइन पर ही रहते हैं। और लड़ाई भारत में चाइना से हुआ 1963 में, उसके बाद 71 में बांग्लादेश से हुआ, बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस के चलते हुआ पाकिस्तान से। तो इतने बड़े बड़े अंतराल पे लड़ाइयाँ लड़ी है इंडिया ने। अदरवाइज बीच के जो ईयर्स हैं 10 साल 15 साल, उसमें जीरो लाइन पर बीएसएफ रहता है और पहाड़ों पर आईटीबीपी है, और डिफेंस 1/3 रहता है, केवल टैंक वैंक पीछे से सपोर्ट के लिए, बीएसएफ को सपोर्ट के लिए पीछे से रहता है, सो दैट कोई बड़ा आर्टिलरी फायर हुआ दूसरे साइड से तो काउंटर एक्ट करने के लिए। ये इसीलिए थोड़ा सा अलग है, और हम लोग भी बॉर्डर पर रहते हैं उसको मेंटेन करने के लिए।
तो होता क्या है इसमें देखो। हाँ तो सर जैसे 1947 में जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तब काफी वीक था। हमारा कोई एलाय नहीं था, ना ही हम अमेरिका की तरफ थे, ना ही रशिया को ज्वाइन, ना ही यूएसएसआर, तब यूएसएसआर को ज्वाइन किया था। तो और आज हम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्रीज हैं दुनिया हाँ। में। तो ये जर्नी आपको क्या लगता है कि कैसे हुई? ये ऐसे हुआ, देखिए पहले 47 में जब भी इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया, उसके बाद हमारे पास जो भी टैंक्स थे या आर्टिलरीज थे सब बाहर से खरीदने पड़ते, तो बहुत पैसा लगता था और उतना पैसा में हमारा इंडिया का जो इकोनॉमी था पूरा बुक हो जाता ये टैंक और ये सब फाइटर्स खरीदने में। फिर क्या किया कि कई ये बने, जैसे HEC हटिया में है, कराची में एक हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन है, वहाँ मैं देखा हूँ, मैं रांची से पढ़ा हूँ, मेडिकल कॉलेज रांची से। तो वहाँ पर टैंक बनाने का उनको कैपेसिटी है HEC को, वो टैंक बनाते हैं, छोटे छोटे टैंक खुद बनाने लगे। शुरू में रसिया का कोलैबोरेशन से ऐसे ऐसे बड़े बड़े इंडस्ट्री खड़ा हुआ इंडिया में 20-30 साल में, उसमें अप टू 70 ये एस खड़ा हुआ। उसके बाद छोटे छोटे टैंक के पार्ट्स हम लोग खुद बनाने लगे, रशियन इंजीनियर के सहयोग से उसको असेंबल करने लगे और वो बॉर्डर पे आने लगा। तो हमारा बहुत सारा पैसा बचा उसमें, दूसरे काम के लिए वो पैसा यूटिलाइज होने लगा। फिर हम लोग ने फाइटर्स, मिराज और ये सब खरीदा गया। ये सब चीज़ें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ा है, तो बहुत ज़्यादा बजट लगता है इसमें और सारा बजट देश का कोलेब्रेशन से ही जाता है, लोग टैक्स देते हैं, उससे देश चलता रहता है। जी मैं ये पूछना चाहता था, मतलब काफ़ी भावनात्मक ये सवाल रहेगा। मतलब ये एक ऐसी बात है, जैसे हम सब ने बॉर्डर मूवी तब देखी थी जो इंडिया पाकिस्तान वॉर के ऊपर बनी, तो उसमें एक गाना है कि ए गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ उस तक मेरा संदेशा पहुंचा, ऐसे करके एक गाना है। तो वो जो एक सैक्रिफाइस वाली फीलिंग होती है, वो हर सोल्जर के अंदर वो एक फीलिंग रहती है कि देश के लिए कुछ करना है, और इसी में वो अकेला ये सब कुछ नहीं कर रहा होता, उसकी फैमिली उसका एक बहुत बड़ा सपोर्टिंग पिलर रहता है उसके पीछे, जो उसको पीछे से सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो उस सैक्रिफाइस के बारे में और जो सपोर्ट मिलता है फैमिली से 2001 हाँ ऐसा ही एक घटना है जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे 2001 में। उस समय शायद आप लोग बहुत छोटे रहे होंगे, उत्कर्ष भी उस समय 1 साल का था मुश्किल से, और हम जम्मू बॉर्डर पर थे। जम्मू बॉर्डर पर ऑप्स पराक्रम की लड़ाई BSF को मैक्सिमम लड़नी पड़ी थी उस समय, उन दिनों कारगिल के जस्ट बाद। कारगिल में तो हम थे 99 में, श्रीनगर में थे, तो हमारे ऊपर से फाइटर्स वगैरह निकलते थे डेली। हम सुबह 5 बजे छत के ऊपर से देखते थे जेट फाइटर्स जा रहा है और बम गिरा करके उधर से अवंतीपुर एयरपोर्ट है, एयरफोर्स का, वहाँ लौटता था। तो ये डेली 1-2 महीना ऐसे चलता रहा। फिर लास्ट में सेटल हुआ, बोफोर्स वगैरह ये सब से अच्छा फ़ायदा हुआ, उससे सेटल हुआ है फाइनली। और जब जम्मू में हम आए तो वहाँ पर शेलिंग के बीच में हम लोग एडवांस हो गए थे, उस समय काफ़ी एडवांस हो गए थे। तो ये जो बोल रहे हैं ये गुजरने वाली हवा वाली बात जो गाने में है, वो भावना हमें तब आया जब हमें लग रहा था कि 2 और 3 दिन में हम सियालकोट पर अटैक करेंगे, हम लोग इंडिया अटैक करेगा। तो हम एज ए डॉक्टर हमें भी जाना है, उस टीम में हम भी थे, बॉर्डर पर आए हुए थे, और लाइट बैग लेके एक अटैची था केवल मेरे पास, एक बैग था, बस उतना ही सामान में हमें आगे जाना था, पाकिस्तान जाना था। इंडिया अटैकिंग मोड में था, गवर्नमेंट से सपोर्ट मिला हुआ था कि चढ़ाई कर देना है। तो लास्ट चिट्ठी एक हमने भी लिखी थी वहाँ पर, एक चिट्ठी हमने भी लिखी थी, और हमें याद है बहुत सेंटिमेंटल चिट्ठी था कि शायद कल हुआ या ना हो हम, वो चिट्ठी हमने लिखी थी। और उसी दिन दोपहर में क्या होता है, वो चिट्ठी लिख के सभी लोग अपना अपना रख लिया था कि शायद हम नहीं हो तो ये चिट्ठी घर तक तो पहुंच जाएगा। उसके बाद क्या होता है, हम लोग लंच ले रहे थे, सूप सर्व हुआ था, दोपहर का समय था, कंपनी कमांडर भी बॉर्डर से आया हुआ था। उसी समय सेट वेट हम लोग बिल्कुल तैयार रहते थे, कॉम्बैट हालत में रहते थे, केवल हेलमेट हमारी गाड़ी में पड़ी रहती थी। सीरियस है ऐसे करके कुछ आवाज़ आने लगा। सेलिंग हुआ था, बम का सेलिंग गिरा हमारे पोस्टों पर
करीब 20 गिर गया था। 20 बड़े बड़े बम मोटर के सेल आ गए थे और पूरा पोस्ट को, संग्राल BOP है जम्मू में, उसको अटैक किया था ये लोग। फिर हम और एक कंपनी कमांडर हम लोग जाने लगे, बुलेट प्रूफ गाड़ी लगी, हेलमेट लगाए, BP इंस्ट्रूमेंट पहने, मैं बुलेट प्रूफ ये सब पहने और रश कर गए। तो मोटर सेल जब गिरता है तो 20 मिनट का टाइम होता है इवैक्यूएट करने का। अगर उस 20 मिनट के अंदर में अपने कैजुअलिटीज़ और सिचुएशन को असेस करके आप आ सकते हो जल्दी से बॉर्डर से वापस जहां बम गिर रहा है, तब आप बचाओगे। नहीं तो वहां जो इंजूर्ड हो गया है कैनॉट बी इवैक्यूएटेड, फिर वो मर जाएंगे। हुआ था क्या कि 5 इंजूर्ड हो गए थे, उसमें एक बहुत सीरियस था और उसी का आवाज़ आ रहा था कि सीरियस है सीरियस है। लगातार सेट पर आवाज़ आ रहा है, हम लोग दौड़े जा रहे हैं। आधा दूर गाड़ी से गए, फिर गाड़ी को सरकंडे के पीछे छोड़ा, वहाँ से क्रॉलिंग ट्रेंच होता था, तो गड्ढे में कूदे, दोनों कूद के दौड़े जा रहे हैं। फिर बीच में लंबा रास्ता था, टेढ़ा रास्ता था, गेहूं का खेती होता है, प्लेन पाकिस्तान सामने बड़े बड़े गन लगा के बैठा रहता है, एकदम प्लेन एरिया है वहाँ पर जम्मू में। दौड़े किसी तरह, दौड़ते दौड़ते गए वहाँ पोस्ट के पास, बुरी तरह हाँफ रहे थे। पहुँचे तो उस गड्ढे में, सारे अंडरग्राउंड थे उस समय, हम लोग सभी ज़मीन के अंदर में गड्ढे बना के रहते हैं जब उस हालत में, और पराक्रम का बात है। फिर उसको हमने उस गड्ढे में चिल्लाया, कहाँ है? अंदर घुसे तो एक लड़का कुक जो था, वो सबसे जूनियर था पोस्ट में, एकदम आगे दरवाजे के पास जगह मिली, उसी में करीब 15 लोग घुसा हुआ था एक ही गड्ढे में, और बम ऊपर से पेड़ पे आया, वहाँ से स्प्लिटर उसको चेस्ट में आके लगा, अंदर में अंडरग्राउंड में, ज़मीन के अंदर में, वहीं मर जाता है। कुक था और 4 इंजूर्ड थे जिसके थाई और ये सब फटे हुए थे, बड़े बड़े पीसेस मसल के ऐसे लगे हुए थे, कराह रहा था। फिर हम गए तो फटाफट उसका इंजेक्शन लगाया, ड्रेसिंग किया, और 20 मिनट का ही टाइम था हमारे पास इवैक्यूएट करने का, 1 किलोमीटर, नहीं तो हम फंस जाते, दोबारा रीसेलिंग में फंस जाते। तो जल्दी से भागना भी था, 2-2 स्ट्रेचर में, जल्दी जल्दी हम बोले फटाफट 5 मिनट के अंदर में इनको इवैक्यूएट करो। दौड़ के फेंका, फिर 2-3 ट्रिप पे लास्ट में उस डेड बॉडी के साथ मैं खुद आया। तो ये एक ऐसी घटना है जो हमने देखा भी है और अनुभव भी किया है। और अगले दिन जब बोलते थे शाम में, जब कमांडर्स हमारे बोलते थे कि डॉक्टर साहब अगले दिन हम लोग अगले दिन का चाय सुबह सुबह सियालकोट में पिएंगे। सियालकोट मतलब पाकिस्तान में, मतलब पाकिस्तान को फतह करके हम लोग का अगला दिन का ब्रेकफास्ट सियालकोट में होगा। ये डेली बोलते थे। तब वो चिट्ठी लिखने के लिए हमें बाध्य होना पड़ता था कि पता नहीं कल हो या ना हो, कल हम लौटें या ना लौटें। तो ये सब चीज़ होता रहता है, ये सब नॉर्मल बात है। तो जैसे अभी आपने इतना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया, एज अ डॉक्टर BSF में आप ऑन फील्ड कितना टाइम स्पेंड करते हैं और कब कब आपको ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है? टाइम तो ऐसा है कि BSF बॉर्डर में ही होता है, मतलब इंडिया से बाहर होते हैं। हमारे निकट से पाकिस्तान नज़दीक होता है, हमारे यहाँ से जहाँ हम होते हैं इंडिया दूर होता है। जब भी BSF का डिप्लॉयमेंट अलोंग द बॉर्डर ही है, तो टाउन में तो हम इंडिया में अंदर होते नहीं। इंडिया अंदर में हम छुट्टियों में आते हैं, दिल्ली आते हैं या कहीं भी अपने घर जाते हैं, तो मोस्ट ऑफ टाइम बॉर्डर होते हैं। इसलिए संडे सैटरडे को भी ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली भी हमारा वहाँ पर है तो साथ में हो लिया, अदरवाइज हॉस्पिटल में। दूसरा, हम डॉक्टर हैं तो दूसरे अफसर जो नॉन डॉक्टर अफसर हैं, GD वाले, जो जनरल ड्यूटी वाले हैं, उनसे हमारा अलग क्या हो जाता है कि सैटरडे संडे को दूसरा हॉस्पिटल बंद रहेगा, सिविल हॉस्पिटल बंद है, तो हमारे कैजुअलिटी को कोई देखेगा नहीं उस दिन। तो हमारी ड्यूटी सैटरडे संडे को डबल हो जाती है कि इनको आज कोई रिफ़र करोगे तो मिलेगा नहीं, तो आज खुद ही बचाना है इनको। और स्पेशली सैटरडे संडे को हमें ज़्यादा मेहनत लगता है हॉस्पिटल मैनेज करने में। दूसरे दिन तो बाहर में सिविल हॉस्पिटल से दूसरे सपोर्ट में भी रहते हैं, सैटरडे संडे को हम लोग खुद करना पड़ता है। तो ऐसे ही चलता रहता है। सुबह शाम OPT रहता है हॉस्पिटल का, और दोपहर में या रात में ऐसे फ्री होते हैं थोड़ा। जी, तो जैसे अभी आपने ऑपरेशन पराक्रम के बारे में भी हमको बताया, और एक मैं ये जानना चाहूँगा कि जो लोकल्स होते हैं, कहीं भी, जैसे आप ऑपरेशन पराक्रम में थे, तो वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, जो वहीं के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से क्या मदद, मतलब उनकी तरफ से क्या मदद मिलती है, मतलब आर्मी को या BSF को? देखिए, वो मदद जब हम जम्मू में थे ऑप्स पराक्रम में, तो चूँकि वहाँ पर ज़्यादातर हिंदू लोग हैं,
और सरदार हैं या जो भी हैं जम्मू के लोग हैं, तो वो अच्छे हेल्प करते हैं, हर तरह का हेल्प करते हैं। हेल्प हम लोग को उनसे राशन वगैरह नहीं चाहिए, राशन तो उतने मतलब मॉडरेट लोग होते हैं तो उतने ये भी नहीं है, और राशन फौज तो खुद खाती है, अपना हिसाब किताब है। हमें उनसे विजिलेंस इनपुट का ज़रूरत होता है, खुफिया जानकारी की ज़रूरत होती है, चूँकि हम उस जगह में नया जाते हैं। जैसे कि आपने अभी कहा कि उस रीजन में हिंदू और सिख काफ़ी सारे थे, तो ऐसे इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है, कहीं मुस्लिम्स ज़्यादा हैं, कहीं हिंदू ज़्यादा हैं, कहीं मराठा लोग ज़्यादा हैं। तो आर्मी में भी सब तरह के लोग आते होंगे। हाँ हाँ। पर इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद, इतनी अनेकता के मतलब इतने अलग अलग तरह के लोग होते हैं, फिर भी हमें कभी ऐसा सुनने में नहीं आता कि आर्मी के अंतर्गत ही कोई झगड़ा हो गया। तो आई थिंक बहुत अच्छे से कन्वे करता है कि अनेकता में ही एकता है। तो इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, वैसा कोई, चूँकि हम वैसा कोई ऐसे माहौल नहीं होता है कभी, इसलिए कि देखो जहाँ भी हमारा कैंप होता है वहाँ पर मंदिर होता है, तो साथ में गुरुद्वारा भी होता है। मुस्लिम के लिए भी व्यवस्था होती है वहाँ, तो सभी धर्म के लोग, हमारा मंदिर मतलब हिंदू का खाली नहीं होता है, कॉमन होता है, उसी में सभी धर्म के मूर्ति लगा होता है, और जो भी हैं अपने अपने धर्म के अनुसार वहाँ अपना पर्व मनाते हैं, सब कुछ करते हैं। हम लोग का फेस्टिवल भी वैसे ही है, सभी लोग मिलके सभी का पर्व मनाते हैं, अपना किसी का कुछ नहीं होता है। होली सभी लोग मिलके मना रहा है, ईद सभी मना रहे हैं, मिठाइयाँ बकरीद की या ईद की सभी, आज जैसे बॉर्डर में बकरीद की मिठाई दी गई होगी तो हर जगह दिया गया होगा, अमृतसर भी दिया गया, यहाँ अगरतला में भी दिया गया, हर जगह बॉर्डर में नेबरिंग कंट्री को, कंट्री से रिलेशन अच्छा करने के लिए ऐसे शेयर करते हैं। ये सब कॉमनली मनाया जाता है, वैसा कोई अंदर में फीलिंग नहीं होता है, अंदर में हम सब हिंदुस्तानी हैं, एक रहते हैं। जी, वही एक भावना कि कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, पर भारत सरहद पर मरने वाला एक वीर था। हाँ। तो इसी में एक चीज़ मैं जो आगे जोड़ना चाहूँगा कि आपने कहा कि नक्सल एरिया में भी कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जो कहीं ना कहीं ज़्यादा परेशानी पैदा करती हैं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। तो आपकी कभी पोस्टिंग ऐसे किसी नक्सल एरिया में कभी रही हो, और वहाँ का कोई किस्सा जो आपको याद आता है? हाँ हाँ, नक्सल एरिया का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है हमारा। सुकमा सुने होंगे, जगदलपुर, रायपुर छत्तीसगढ़ का कैपिटल है, वहाँ से जगदलपुर जाता है रोड, और वहाँ से फिर नक्सल एरिया है, पूरा नक्सल है। वहाँ पर हम इलेक्शन कराने गए हुए हैं, मलकानगिरी है उड़ीसा में, ऐसे से जो ड्रेडेड जगह में, जो इस जगह में इलेक्शन करवाना बहुत चैलेंजिंग, बहुत टफ इलेक्शन होता है। तो ये सब चीज़ें होता रहता है, अपना टैक्टिस, अपना दिमाग हर जगह लगाना पड़ता है। वहीं पर क्या हुआ, इलेक्शन के दिन इलेक्शन करा के फौज लौट रही थी, और पूरा 50 बीएसएफ और 30 वहाँ का लोकल कमांडोज थे, एसओजी बोलते हैं उसको, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप कमांडो। ये 80 लोग फंस गए थे रात में। शाम जैसे ही हुआ, रिसीट कर रहे थे, तो क्या हुआ, वो फंस गए। खबर आई कि फायरिंग हो रहा है कंपनी के ऊपर, पहाड़ी से, बगल वाली पहाड़ी से। तो इस तरह से ऐसे करके अभी तक मतलब बच करके 25 साल की नौकरी करीब हो गई, 23-24 साल हमारी, और अभी तक चल रहे हैं ऐसे। कश्मीर में रहा, पंजाब में रहा, नक्सल एरिया में, हर जगह रहा। तो ये तो आपका इंडिया का एक्सपीरियंस था। आप कहीं बाहर भी गए हैं, जैसे हमें उत्कर्ष? हाँ, बाहर गए ना, वहाँ यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के लिए, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था इंडिया से? हाँ, यूएन पीस कीपिंग में गए हैं। वहाँ देखिए, चूँकि हम हेल्थ सेक्टर से जो प्रॉब्लम था वहाँ, चूँकि हम मलेरिया जोन से, हम बीएसएफ का मलेरिया सेल का हेड हैं, मतलब मलेरिया में कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है बीएसएफ में, तो हम गाइडलाइन देते हैं, ट्रीटमेंट मोडेलिटीज बतलाते हैं, और उसको क्या करना है समझाते हैं। तो ये हमें काम आया जब हम नॉर्थ ईस्ट में सर्व करके गए थे, जहाँ पीएफ मलेरिया है, बहुत डेंजरस मलेरिया है इधर अगरतला साइड में, वहाँ भी वही है। अफ्रीका में भी वही डेंजरस मलेरिया है। लोग आते थे, पुलिस के लोग या गांव वाले आते थे, तो वो हमें काम आता था। जैसे यूजुअली आप लोग समझते हो कि मलेरिया मतलब फीवर होना चाहिए, और मैं वहाँ देखा काले लोग आते थे, जो पुलिस थे वहाँ का लोकल पॉपुलेशन, सिर दर्द लेके आता था, खाली सिर दर्द है, और हमने ऐसे ही स्पॉट डायग्नोसिस किया कि इसको पीएफ होगा,
चेक किए तो पीएफ, सीवियर पीएफ था, पीएफ का इलाज किया, ठीक हो गया। तो ये सब कुछ एक्सपीरियंस यहाँ का एक तो काम आता है, चूँकि बहुत गरीब लोग हैं, अफ्रीकन लोग बहुत गरीब है। इंडिया का मतलब पुअरेस्ट जो है ना, वो लोग वहाँ का अच्छा खासा इनकम वाला है, इस ये हालत है। तो ऐसे में उनको हर तरह से समझाना पड़ता है, उनको ख़राब भी नहीं लगे। जैसे महात्मा गांधी का एक निंजा का फोटोग्राफ है, मैं भेज दूंगा बाद में आप लोग को। नाइल रिवर का ओरिजिन है युगांडा में। तो वहाँ पर अभी भी हम देखते हैं कि हमारे महात्मा गांधी को नेक्स्ट टू गॉड मानता है। उनका नंबर 1 मंडेला है और नंबर 2 महात्मा गांधी है, जिन्होंने उनके लिए संघर्ष किया 18 साल तक। अफ्रीकन लोग के लिए उन्होंने वहाँ संघर्ष किया। और गांधी जी का मूर्ति देखा हमने, तब हमें लगा कि हमारा महात्मा गांधी को इंडिया से ज़्यादा तो यहाँ पूछता है लोग, केन्या में, और वहाँ पूछता है युगांडा में। हाँ रियली, महात्मा गांधी को बोलता है इंडिया, मतलब गांधी बोलता है। इंडिया में एक ही आदमी को जानता है, गांधी को जानता है वो लोग। तब हमें लगा कि चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि भारत का एक तो कि बहुत अच्छा इंप्रेशन है भारत का। हम लोग का मेन फाइट चाइना से होता है, तो चाइना को हम लोग एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स में, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो है वहाँ का, मोबाइल का ये सब का, तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि चाइनीज मोबाइल है, बेकार है, नहीं चलेगा, वो वैसे वो लोग भी बोलता है कि अरे ये तो चाइनीज है। बाज़ार में जो भी चाइनीज आइटम है उस पर, उससे ज़्यादा इंडिया वाले पर विश्वास है। इसीलिए इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ा है अफ्रीकन कंट्री में बहुत ज़्यादा। जैसे हम लोग एड्रेनलिन इंजेक्शंस मंगवाए, इंजेक्शंस कम गया था तो मार्केट में ढूंढे युगांडा में, तो चाइनीज इमरजेंसी इंजेक्शन एड्रेनलिन, एट्रोपिन चाइना का मिल रहा है वहाँ। तो हमें भी विश्वास नहीं हो कि क्या है, पता नहीं काम करेगा नहीं काम करेगा। इमरजेंसी थी इसलिए खरीद दिया, अदरवाइज़ चाइना से हमारा वहाँ कंपटीशन रहता है। सब में विदेश में ये है, उनमें भी कि इंडिया को एक्सेप्ट कर लिया है कि इंडिया रियली प्रोग्रेसिव है और सिंपैथेटिक स्टेट है। ये मानता है, विदेश वाले लोग भी मानते हैं कि इंडिया लेके सभी को लेके चलने वाला स्टेट है। ऐसा नहीं कि अकेला वन साइडेड सोचता है कोई पॉइंट पर। तो ये एक अच्छा चीज़ है आप लोग के लिए। जब आप बाहर जाएंगे तो इस फीलिंग को वहाँ फील करेंगे, ऐसा चीज़ को फील करेंगे कि आपको प्रिविलेज देंगे। स्पेशली हेल्थ सेक्टर, डॉक्टर्स का, जैसे अभी कोरोना में ही अमेरिका में और इंग्लैंड में दोनों जगह इंडियन डॉक्टर डिमांड में थे, बहुत हेवी डिमांड था इंडियन डॉक्टर का। तो ये चीज़ है, बाहर में अच्छा इम्प्रेशन है और बहुत दिन से ऐसे बनाते बनाते ये सब चीज़ बनता है। तो सर ऐसे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं आपके कि आप बाहर जाते हैं वॉर के टाइम या ऐसे ग्रेव सिचुएशन में, तो जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं उनकी मेंटल हेल्थ पे ज़रूर कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होता ही होगा। तो क्या आपने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है? मेंटल हेल्थ पर वैसा होता नहीं, हमारा पर्सनल कुछ नहीं होता है, चूँकि वैसा ऐसा कोई सेटबैक टाइप का नहीं लगा। वो तो अपने को मान के चलना पड़ता है। जैसे हम जिस दिन, हम तो बेसिकली डॉक्टर हैं, रांची मेडिकल कॉलेज का पढ़ा हुआ हम डॉक्टर हैं। हमारे बैचमेट सब दिल्ली में और कहाँ कहाँ अच्छे अच्छे सब हैं, पोस्ट पर हैं, सब जो भी हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन जब हम फौज में चले गए, हमारे फादर फ्रीडम फाइटर थे। उत्कर्ष के दादाजी जो थे ना, ये फ्रीडम फाइटर थे। ये इन्होंने विनोबा भावे हमारे गांव में आते थे, इधर इलाके में भूदान आंदोलन में घूमे हुए हैं वो लोग और हमारे गांव में। तो वो चीज़ हमने छोटा से ही देखा है कि फादर फ्रीडम फाइटर थे, अंग्रेज़ों को भगाए। तो उसी माहौल में पले बढ़े हैं। तो ऐसे सोचते सोचते हम लोग भी जब फौज में आए तो लगा कि चलो ये भी हमारा ही काम है भाई। ये फौजी जब लड़ेंगे तो बीमार भी पड़ेंगे, तो इनके लिए कोई डॉक्टर तो होना चाहिए, नहीं तो ये बीमार रहेंगे तो लड़ेंगे क्या। और जब बॉर्डर ही और ये सुरक्षित नहीं है तो अंदर का लोग फिर कहाँ से सुरक्षित रहेगा। इसलिए ज़रूरी है डिफेंस और फोर्सेस हेल्दी रहें और एक्टिव रहें और उनको देश का सपोर्ट मिलता रहे हर तरह का। ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसीलिए हमें वो तकलीफ़ नहीं लगा, कहीं भी ऐसा ट्रॉमा नहीं लगा। मैं कारगिल में भी रहा, ऑप्स पराक्रम में मैक्सिमम लड़ाई लड़ी हमने। 4-5 कैजुअल्टी को सेल्स के बीच से जाके निकाल के लाया तो, और उनको ज़िंदा बचाया। एक तो मर गया था वहीं और 4 को हमने ज़िंदा बचाया। वो आर्मी के बंदे थे, डिफेंस वाले थे, चारों हमारे पोस्ट में आ गए थे, बेचारे इंजर्ड हो गए थे। तो एक बहुत बड़ा ये देता है, कॉन्फिडेंस देता है। अभी हमें डर नहीं लगता, मोटर सेल के बीच में भी मैं चला जाऊंगा, अब हमें डर नहीं लगता उतना तक।
तो ये चीज़ है, वो ट्रॉमा किसी को हो जाता है, बार ट्रॉमा जैसे इंज्यूर्ड हो जाता है उसको होता है, जैसे एम्पुटेशन हो गया, हाथ पैर उड़ गया और उस लाइफ के साथ वो चल रहा है, इसको बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस। तो उसको मैनेज करना पड़ता है। पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस हो जाएगा तो उसको फिर कुछ ना कुछ दवा ये सब दे के ठीक करना पड़ता है। तो सर जैसे आपने भी मेंशन किया पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, तो इसके लिए आर्मी क्या करती है? क्या उनके लिए कोई थेरेपी होती है सोल्जर्स के लिए? हाँ होता है। देखिए पोस्ट ट्रॉमा में उसका 2-3 चीज़ है। जैसे अगर किसी को इंजरी हो गया, पोस्ट कैजुअलिटी या बार कैजुअलिटी हो गया, तो उसको हम लोग एक्टिव ड्यूटी से हटा के पैसिव ड्यूटी में पीछे ले आते हैं। जैसे हेडक्वार्टर में छोटी मोटी ड्यूटी है, जो भी शेल्टर ड्यूटी है ना, जो भी कर सकता है, जैसे टेलीफोन ही अटेंड करना, टेलीफोन उठा के कोई ऐसे, जैसे एक आदमी जैसे यहाँ है झारखंड में है, हमारा ट्रेनिंग सेंटर है और बोथ आई ब्लाइंड है, दोनों आँख में स्प्लिंटर लग गए हैं, ख़राब हो गए हैं, लेकिन उसको रिटायर हम लोगों ने नहीं किया है। अभी उसका काम क्या है कि फ़ोन के पास बैठ जाता है आके, जब भी घंटी बजेगा कान ठीक है, उठा के सुनता है, हेलो कौन बोल रहे हैं, क्या है, बात करता है, रख देता है। ये ड्यूटी ले रहे हैं। तो एक शेल्टर ड्यूटी लेते हैं ताकि उसका परिवार चलता रहे, उसको जितना दिन तक नौकरी करना है पैसा मिलता रहे, और लास्ट में पेंशन की व्यवस्था है उनके लिए। और भी कई चीज़ है, कई चीज़ जैसे क्वार्टर वगैरह सब अंदर में दे देते हैं, SFA क्वार्टर्स होते हैं कई जगह बड़े बड़े टाउन में, तो ऐसे जगह में सेटल करके रखा जाता है, उनको केयर लिया जाता है। आर्मी में भी, BSF में भी, हर जगह ये वेलफेयर एक्टिविटी चलता रहता है कई तरह का। जी, तो लाइक अभी जैसे हमने बात करी कि आप कई ऐसी जगहों पर गए जहाँ पे आपने भी वर्दी पहन रखी थी और भी लोग आपके साथ होंगे जिन्होंने अपनी वर्दियाँ पहन रखी होंगी। तो हर इंसान जो चाहे एक बार वो वर्दी पहने, पर वो वर्दी पहनने के बाद वो एक हीरो की तरह, एक हीरो बन जाता है वो पूरे देश के लिए, मतलब वो एक मिसाल बन जाता है पूरे देश की। तो ऐसी कोई कहानी हो जो आपने बहुत नज़दीक से देखी हो, किसी ऐसे हीरो की, जो आप हम सबके साथ में बताना चाहते हैं कि हाँ ये कहानी तो सुननी चाहिए, ऐसी कोई कहानी? ऐसा तो नहीं है कि हीरो बन गया कोई, जो भी है काम करता है। एक पिक्चर बना है टैंगो चार्ली, टैंगो चार्ली सुना होगा। तो टैंगो चार्ली का शूटिंग मनाली में हो रहा था, तो वहाँ पर एक अच्छे कंपनी कमांडर का और हमारा टीम गया था। हम लोग पंजाब में थे पोस्टेड, बच्चे छोटे थे हमारे, तो ये बच्चों को भी ले गया था वहाँ, और वो शूटिंग हमने करवाई 20-25 दिन। तो ये बॉबी देओल और ये लोग हैं उसमें पिक्चर में। तो वो टैंगो चार्ली का शूटिंग हुआ उस समय। तो वहाँ पर ये लगा हमें कि जैसे कंपनी कमांडर है तो ठीक से मैनेज कर पाना वहाँ पर सारा चीज़, और एक पिक्चर बना देना हम लोग के लिए बड़ी चीज़ हो जाता है कि एक पिक्चर एक BSF के लिए बनाओ अच्छा सा, और उसमें हमारा कहानी BSF का डे टू डे एक्टिविटी दिखाया गया कि कहाँ हम लोग रेगिस्तान से लेके कश्मीर का बर्फ़ से लेके रेगिस्तान तक हर जगह हम लोग, या नक्सल एरिया में हर जगह ड्यूटी कैसे करते हैं। तो एक ठीक लगा कि वो अपॉर्चुनिटी हमें अच्छा मिला। 20-25 दिन हम लोग मनाली में रह के शूटिंग करवाया उसका, फिर पिक्चर बना, रिलीज हुआ, चला। उसमें है थोड़ा सा रोल है हमारा, रोल तो नहीं है कहेंगे, हमारा जैकेट था, एक कॉम्बैट जैकेट था। तो तत्काल उनको एक जैकेट चाहिए था, विलेन का साथी होता है एक जो ब्रिज उड़ाता है, वहाँ पर हमने फिर वो जैकेट पहन के बैठा हुआ था। वो बोला कि सर आपका जैकेट थोड़ा देर के लिए मिलेगा, हमारा एक घट गया है। वो हमने उन्हें दे दिया, लो शूटिंग कर लो। वो पहन के शूट किया है उस टैंगो चार्ली में। तो ये सब लगता है कि चलो पिक्चर बन रहा है, उसमें भी हमारा कहीं ना कहीं किसी तरह से पार्टिसिपेशन हो रहा है देश के लिए। आपकी इतनी सारी हमने कहानियाँ सुनी, तो कभी कभी ऐसा होता था ना कि ऐसा होता होगा कि कुछ प्लान्ड नहीं है लेकिन अचानक से कुछ आ जाता है और फिर वो ऐसे एग्जीक्यूट करना पड़ता है ऑन अ वेरी शॉर्ट नोटिस। हाँ। तो ऐसी कोई इंटरेस्टिंग कहानी? हाँ देखिए 2-3 चीज़, जैसे हम एक तो मलेरिया जोन में है अभी, और सडन मलेरिया से डेथ हो जाना, ये हमने निकट से देखा है। सारे थ्योरी जो डॉक्टर्स हैं इंडिया के, जितने डॉक्टर हैं इंडिया के, बुक का किताब के अनुसार जो इलाज करते हैं उसमें कहीं भी लिखता है, जैसे कोरोना ही है, अभी चल रहा है कोरोना,
अगर कोरोना पॉजिटिव नहीं है तो दवाई नहीं देना, सिंपल चीज़ है। टाइफाइड पॉजिटिव नहीं है तो टाइफाइड का दवाई नहीं देना है, टीबी का पॉजिटिव नहीं है तो दवाई नहीं देना है। लेकिन मलेरिया का केस में हमने देखा है, हमने डेथ देखा है। एक सरदार था, दोपहर में आया हमारे पास एम्बुलेंस से, दोपहर में आता है, मैं हॉस्पिटल में बैठा था, सिस्टर बताया, फटाफट दौड़ के देखने गया, उसको देखा और उस समय जब देखा तो उसको जॉन्डिस और पेट दर्द ऐसे ये सब हो रहा था। जबकि हम समझ गए निगेटिव था, टेस्ट 1-2 दिन पहले कराया होगा टेस्ट बाहर हॉस्पिटल में बॉर्डर में, निगेटिव था, लेकिन हम समझ रहे थे उसको, चूँकि हम बहुत ज़्यादा मलेरिया को देखते रहे हैं कई साल से, तो हमने समझा कि इसको लगता है पीएफ मलेरिया है और वो एडवांस स्टेज में चला गया है। जांच रिपोर्ट यूजुअली नॉर्मल रहता है, जांच रिपोर्ट ऑलवेज पॉजिटिव नहीं होता है सब चीज़ का। कोरोना में भी देखे होंगे कई लोग निगेटिव है और ऐसे करते करते मर गया, उसका इलाज लेट हुआ या कोई भी चीज़ से, बहुत डेथ हुए हैं कोरोना में। वैसे मलेरिया में हमने जब डेथ देखा है निकट से, तब हमने एक 45 पेज का एक बुक लिखा है, किताब लिखा है मलेरिया पर, और उसमें ये एम्फेसाइज किया है कि डॉक्टर लोग मलेरिया को पोस्टकार्ड ब्रांड बीमारी नहीं समझें। जो पोस्टकार्ड ब्रांड बीमारी इसको समझा है उसी से गलतियां हुई, क्योंकि सब चीज़ किताब में नहीं पढ़ाया जाता है। सारे इलाज टू द स्केल नहीं होता है, कुछ ऑफ द स्केल करना पड़ता है, तभी बचता है केस। तो ये चीज़ हमने देखा है, मलेरिया में लागू भी किया है कि सडन डेथ हो जाता है। फिर हमने किताब लिखा, किताब को पब्लिश करवाया है, इंटरनल पब्लिकेशन है, कॉन्फिडेंशियल, तो वो अपना ये सीखते हैं, उससे करते हैं, फॉलो करते हैं। तो अभी आपने कोविड-19 मेंशन किया, तो कोरोना आउटब्रेक की वजह से हम सब तो घर पे ही बैठे हैं, लेकिन बीएसएफ और आर्मी के साथ ऐसा नहीं हो सकता कि हम वहाँ के लोगों को घर भेज दें। तो आपने कोविड-19 सिचुएशन कैसे हैंडल किया? देखिए, कोविड में हमारा जो रोल है यहाँ का, 2 तरह का रोल था। एक तो कि ट्रुप्स आ रहे थे छुट्टी से, घर से आ रहे हैं, ये आते ही रहते हैं, डेली 10-20 लोग घर से आता है और डेली 10-20 लोग घर जाता रहता है हर एक कैंपस से। तो ये था कि मिक्स होकर के उधर से बीमारी लाएंगे कहीं ना कहीं से। तो सबसे पहला स्टेप हम लोगों ने लिया था कि कैंप को सील किया गया। कैंप में गेट जो होता है, गेट से क्रॉसिंग मिनिमाइज कर दिया। मिनिमाइज जब कट ऑफ कर देंगे गेट को, तो खाना पीना का आइटम तो चाहिए, फ्रेश चाहिए, राशन चाहिए, तो उसके लिए कंट्रोल्ड, और उसको 2-3 दिन तक सैनिटाइज करते थे, प्रॉपर खुला में रखते थे कि कंटेमिनेशन कम से कम हो। तो ये तो हुआ कैंप को सील करना, सिक्योर करना और एडम बैकअप ठीक रखना। दूसरा, इलाज के लिए शुरू में कोई थ्योरी नहीं था कि कोरोना को कैसे इलाज करना है, कुछ नहीं था ना। लास्ट ईयर तो कुछ नहीं था, 20 में तो लोगों को, डॉक्टर्स को भी पता नहीं था कि बीमारी आ कहाँ से गया, इसका इलाज कहाँ से, किताब में कुछ था नहीं पहले से। जो भी गूगल पर आता रहता था उसको देख के लोग आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ता गया। बात रहा कि ये वायरल बीमारी है, तो वायरल बीमारी का इलाज नहीं होता है। वायरल फीवर का इलाज आज तक नहीं हुआ है, सर्दी जुकाम इन्फ्लुएंजा का आज तक इलाज नहीं हुआ है। ये भी वायरल है तो इलाज कहाँ से होगा? केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होगा इसका, और इम्यूनिटी बूस्टर होगा। यही 2 चीज़ अभी भी चल रहा है। अभी भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, शुरू में क्या होता है, पेशेंट आते हैं तो 2-3 तरह की दवाइयाँ इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए स्टार्ट कर देते हैं, विटामिन सी, बी कम्प्लेक्स वगैरह वगैरह, और बाद में एंटीबायोटिक कवर एक दे दिया। ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगा तो कुछ दूसरी दवाइयाँ जो सपोर्ट की चलती है वो सब स्टार्ट करके इतना करते हैं। इतना करके फिर वेंटिलेटर्स आ गए। लास्ट ईयर वेंटिलेटर भी नहीं था, वेंटिलेटर आ गया, कई तरह का ऑक्सीजन चेक करने का इक्विपमेंट हो गया, टेम्परेचर दूर से चेक करने का इक्विपमेंट आ गया। तो ये सब चीज़ें आने से थिंग्स कंट्रोल में आया कि दूर से अब हमें पता चल रहा है, छूने का ज़रूरत नहीं पड़ता, पेशेंट को पकड़ के बीपी चेक करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो ऐसे ऐसे ये धीरे धीरे बीमारी को लोगों ने समझा और ट्रीटमेंट को भी स्टेप अप करके अभी ये हो गया है। अभी वैक्सीन भी लग गया है, करीब करीब कितने 60% से ज़्यादा को तो वैक्सीन लग गया इंडिया में अभी। तो ऐसे करके थिंग्स कंट्रोल में हो रहा है, तो बहुत जल्दी ही लगता है फ्री हो जाएगा इससे लोग। 1 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना में। वैक्सीन 18 तक को अलाउ किया है ना, वो भी लग रहा है, बहुत तेज़ी से लग रहा है। और दोनों वैक्सीन सेफ़ है, कोवैक्सीन भी सेफ़ है, कोविशील्ड दोनों सेफ़ है। आप लोग ने लगवा लिया होगा अधिकतर ने। और सेकंड डोज का जो शेड्यूल था 82 डेज़ का, वो भी शॉर्टन करने का प्लान चल रहा है कि जल्दी जल्दी सारे लोग वैक्सीनेट हो जाएं और
नॉर्मल एक्टिविटी में वापस आ जाएं। जी। तो डॉक्टर, मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि एक आम तौर पे ये रहता है हम सभी के मन में कि हाँ ये आर्मी है, ये हमसे मतलब एक एक कई कई एक नहीं मतलब कई पायदान ऊंचे हैं हमसे। तो ऐसी हाँ कोई हाँ। शिक्षा जो हम ले सकते हो उनसे, जो शिक्षा हम आर्मी से या बीएसएफ से या किसी भी आर्म फोर्स से ले सकते हैं। देखिए, दो चीज़ होता है। एक तो हम डॉक्टर हैं तो हम दो तरह के, हम एक तो कॉम्बैट भी हैं, हम मतलब हमें लड़ाई भी लड़ना आना चाहिए और हमें इलाज भी करना आना चाहिए। ये दो पहलू हो गया। अब पहला है कि लड़ाई लड़ने का कोई भी फौजी से जब भी आप फील्ड में जाते हैं या कहीं जाते हैं तो वहाँ पर जैसे ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि सामने दुश्मन है, हाथ में बंदूक है, या कोई मिलिटेंट ही देख लिए, अंधेरा में एम्बुश लगाए हुए कोई मिलिटेंट क्रॉस किया और देख लिया हमने, भले वो ड्रेडेड ही क्यों ना हो, ये भी निश्चित हो कि हो सकता है वो हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है, हम अपने आप को फायर करके एक्सपोज करेंगे तो 3 साइड से मार देगा। लेकिन वैसे में हिम्मत करना चाहिए। हिम्मत नहीं करके बड़ा बड़ा मिलिटेंट कभी कभी ऐसे छोड़ देना, ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है कि हम डर गए और फायर ही नहीं की, या हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करना था, आराम करने के चलते पोजीशन सही जगह नहीं पकड़े और मार खा गए। तो वो करना चाहिए, देश को सबसे पहले सोचना चाहिए ऐसा। क्योंकि देखो, बेसिक कम्युनिटीज़ फौज को देश दे रहा है, देश उसको खाना दे रहा है, देश रहने का व्यवस्था किया हुआ है फौज को। मतलब आप लोग, फौज मतलब कौन है? आप लोग सभी देश के लोग के ही बच्चे हैं जो फौज में हैं। तो अलग से कहीं से नहीं आया है, फौज तो देश ही बनाया है ना, सभी का कंट्रीब्यूशन से ही तो फौज खड़ा हुआ है। उसको मेंटेन कौन करेगा? वो आप ही लोग का, सभी लोग का भाई है, बड़ा भाई है। तो उस भावना से चलना चाहिए कि हमारा एक भाई बॉर्डर पर लड़ने गया है और बाकी 2-3 भाई हम लोग घर में हैं। इस भावना से जब सोचेंगे तब फौज के बारे में निगेटिव थिंकिंग कभी नहीं आएगा। और फौज कभी निगेटिव नहीं सोचता है, ऐसा गलत सोचना है। देखो, जब भी जैसे ट्रेन में सफ़र करता है, आप लोग देखेंगे ट्रेन में जाते हैं तो उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता। क्या होता है, लास्ट में तो उनको छुट्टी मिलती है, किसी तरह से रोते रोते छुट्टी मिलती है, तो रिजर्वेशन कहाँ मिलेगा? सारे पहले से टिकट बुक रहते हैं। फिर क्या होता है, बेचारे बाथरूम के पास बक्सा रख के बक्से के ऊपर बैठ जाते हैं रास्ते में ही। तो ऐसे में आप जा रहे हो उस ट्रेन में, तो कम से कम आप सीट ऑफर नहीं कर सकते, सीट नहीं दे सकते, लेकिन उनको कम से कम कॉर्डियल ढंग से बक्से पर ही बैठा हुआ है तो इज्जत से उनको बात करना चाहिए, देखना चाहिए, ताकि उनको भी लगे कि ये हमारा देश का ट्रेन है और ये नागरिक हमारे देश के हैं, ये कोई पाकिस्तान के नहीं है। तो ये फीलिंग आप लोग अभी से रखिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप ही के भाई बंधु फौज में, कोई दूसरे नहीं है वो, है ना। और यूजुअली रिजर्वेशन नहीं मिलता है, देखो ना रिजर्वेशन का हालत, पहले नहीं कराओगे तो लास्ट दिन मिलता नहीं है, जिस दिन उसे छुट्टी का कागज मिलेगा उस दिन नहीं मिलेगा। तो ये हम लोगों ने देखा है, शुरू में सफ़र भी किया है कि हमें रिजर्वेशन बहुत मुश्किल होती थी, फिर कुछ वीआईपी कोटा, कुछ डिफेंस कोटा, ऐसे करके कहीं मिल गया तो मिल गया, नहीं तो ये संघर्ष चलता रहता है। आप लोग के लिए भी है, आम लोगों के लिए भी, लेकिन फौज में भी है संघर्ष, रिजर्वेशन नहीं मिलना है तो देश में है समस्या थोड़ा सा। तो सर, ऐसा कोई गीत जो आप हम सबको, मतलब हमारे लिए और जो लोग भी ये पॉडकास्ट देखेंगे उनके लिए कोई ऐसा एक गाना आप अंत में ऐसा कोई गाना बताना चाहें जिसने आपके अंदर भी कभी वो जुनून भरा हो देश के लिए, या आपके साथियों में वो जुनून, वो जज्बा कायम किया हो? ऐसे तो कई गाने हैं, जैसे ये है ऐ मेरे वतन के लोगों, ये तो जितना बार आप सुनोगे, ये यूजुअली 26 जनवरी और 15 अगस्त को बजाया जाता है, तो ये गाना अभी भी उतना ही सेंटीमेंट पैदा करता है जब ध्यान से इसको सुनेंगे। वो लता मंगेशकर का गाना है, स्पेशली इसको तो जवाहरलाल नेहरू गवाए थे लता मंगेशकर को बुला के इस गाने को। ये गाना है मेरे वतन के लोगों, ये वैसे ही है, उसी सेंटीमेंट से है, क्योंकि जब वो भावना रहेगी कि ये हमारा ही भाई जो बॉर्डर पर खड़ा है, कोई बाहरी आदमी नहीं है, ये तो हमारे ही घर से गया हुआ है, ये एक बॉर्डर पर है और एक यहाँ घर में है, ये सेंटीमेंट के साथ
उस गाने को सुनिए, वो सेंटीमेंट जोड़ के, तब लगेगा कि ये गाना क्यों इतना फेमस हुआ और अभी तक उतना ही सेंटीमेंट से सुना जाता है इसको हर जगह। बहुत ही अच्छा गाना है एंड मीडिया में भी काफ़ी रिप्रेजेंटेशन होता है आर्मी का, जैसे इतनी सारी मूवीज़ बनी है तो वो हमें याद दिलाती हैं कि हमारे जवान जो है वो क्या सैक्रिफाइस करते हैं। तो जैसे हम हमारा एंड अप्रोच कर रहे हैं इस पॉडकास्ट का, आपके पास कोई मैसेज है जो आप हमें देना चाहें यंग लोगों को? आप लोग भी देखिए अभी क्या हुआ है रिसेंटली कि कंप्यूटर वर्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, फौज में भी वर्कलोड बढ़ा है, रजिस्टर्स बढ़ गए हैं हमारे, बहुत सारा चीज़ बढ़ गया, तो अब मैन पावर उतना ही है, तो इसलिए कंप्यूटर एप्लीकेशन आ गया है। बीएसएफ में भी बहुत सारा चीज़ 80-90% पेमेंट्स से लेके परचेजेस तक सारे पहले से ऑफलाइन होता था, पेपर वर्क होता था, अभी सभी कंप्यूटर पर आ गया। सभी पोर्टल्स हैं, बड़े बड़े पोर्टल्स हैं, उसके थ्रू होता है। जेम है, PFMS है पेमेंट्स के लिए, जेम है परचेज के लिए, डिजिटल सिग्नेचर वगैरह आ गया कई जगह। तो ये सब जानेंगे तब तो इसको रजिस्टर करना, चलाना, ये सब चीज़। इसीलिए जो कंप्यूटर स्किल वाले लोग आप लोग हो, ऐसे लोग को भी बाद में फोर्सेस में अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगा और बढ़ ही रहा है, अभी भी बढ़ रहा है। और स्पेशली जब जैसे UPSC होता है, उसके बाद एग्ज़ाम होता है, तो जो भी कंप्यूटर नॉलेज वाले होते हैं ना, उनको प्रायोरिटी में ले लिया जाता है। तो यहाँ ज़रूरत है, और नहीं तो ये करेगा कौन? हर जगह आजकल तो हर एक जगह कंप्यूटर आ गया है। तो इसलिए आप लोग भी ज्वाइन करिए इसको, वहाँ से निकल के, और अच्छे अच्छे पोस्ट हैं, अच्छा जॉब है, कई जगह अच्छे काम है अच्छी तरह का, जैसे रिसर्च वर्क है या स्टैटिस्टिक्स मेंटेन करना है या कुछ और भी एडअप करना है, इसको सिस्टम को और इम्प्रूव करना है, पेमेंट्स है, परचेज है, सारे तो कंप्यूटर से हो गया हम लोग के यहाँ। और आगे आने वाले जनरेशन से उम्मीद है कि कंप्यूटर स्किल के साथ आएंगे तो और अच्छा इम्प्रूव करेगा इंडिया का डिफेंस का जो डे टू डे मैनेजमेंट है, वो सब ऑटोमेटिक हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। जी बिल्कुल, ऐसा सुन के लग रहा है कि स्कोप काफी बढ़ गया है आर्मी में भी, हमारे लिए भी। हाँ, बढ़ रहा है, बहुत निश्चित रूप से बढ़ रहा है। तो अच्छा से पढ़ाई वढ़ाई करिए आप लोग, और कंप्यूटर है, मैकेनिकल है, हर एक ब्रांचेज का ज़रूरत पड़ता है। मैकेनिकल का भी बड़े बड़े हमारे यहाँ आर्टिलरी फैक्ट्रीज है, ग्वालियर में है, वो सब में है, तो हाँ ये सब का ज़रूरत पड़ता रहता है, उनको इंजीनियर्स चाहिए। काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि अपने देश को सर्व करने जैसा ऑनर आई डोंट थिंक किसी और जॉब में ऐसा सेटिस्फैक्शन, ऐसा ऑनर, एक जो प्राउड फीलिंग आती है, वो और किसी जॉब में नहीं होती। मतलब मुझे एक चीज़ मेरे को याद आती है कि जब मैं शायद 6th क्लास में था, तो हमको तो मैम संस्कृत पढ़ाती थी उस टाइम पे। उन्होंने कहा था कि जो तुम लोग ये बाहें ऊपर चढ़ा रहते हो, ये करने का अधिकार सिर्फ एक फौजी को होता है, ये अधिकार तुम्हें नहीं है। और इसलिए आज मैंने फुल स्लीव्स की शर्ट इसलिए पहनी है। तो ये एक बहुत, ये जो एक काफ़ी जुनूनी बात होती है एक अपने आप में, अपने देश के लिए काम करना। ये तो छोटा पे देखते होगे आप कि जब दो लड़के लड़ते थे हाई स्कूल का टाइम, छोटा पे, तो क्या करता है, ऐसे बाजू को सबसे पहले इसे चढ़ाएगा। गांव में आप देखोगे दो लड़ेगा, सबसे पहले बाजू चढ़ाने का मतलब गियर अप हो गया हो, उसके बाद अटैक ही बचता है उसके लिए। तो ये बाजू चढ़ाने का सही बोला। बाजू हम लोग का सोल्जर ऐसे फोल्डेड रहता है मोस्ट ऑफ द मंथ्स, और हम लोग रेडी हालत में होते हैं कोई भी सिचुएशन के लिए, जो हमें सिचुएशन, जिस सिचुएशन से हमें लड़ना होता है, सिखाया गया है। अगेन थैंक यू सो मच मीडिया सेल की तरफ से कि आपने अपना टाइम इन्वेस्ट करके हमारे साथ ये पॉडकास्ट किया, और हमारे मन में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि आप हमारे देश को सर्व कर रहे हैं, और बहुत अच्छी बातें सुनाई आज आपने हमको, बहुत अच्छा लगा कि आप आए। थैंक्स। मेरा ऐसा मानना है कि जब हम राष्ट्रगान गाते हैं, उसमें जब हम अधिनायक के बारे में जब बात कर रहे हो, तो शायद वो अधिनायक यही हमारे सेना के लोग होते हैं। आप जैसे कोई डॉक्टर्स, आप जैसे कोई इंजीनियर्स होते हैं।
तो सही बात। काफी हम लोग को भी अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग बॉर्डर में रहते हैं तो मोनोटोनस हो जाता है लाइफ। अभी जैसे मैं अगरतला से अभी बात कर रहा हूँ आप लोगों से, तो क्या है, यहाँ बॉर्डर ही है, हमारा घर बिहार में है, उधर है, दूर है, और इतना दूर में हम बैठे हुए हैं। और बॉर्डर में जाते हैं तो वहाँ तो कोई ना आदमी है ना पॉपुलेशन है, और वहाँ से देशवासियों से बात करना, और ये तो बहुत अच्छा चीज़ है कि जैसे आपने ये रिकॉर्ड कर रहा होगा तो इसको बाद में फेसबुक पर या कहीं डालेंगे, इधर उधर डालेंगे, तो और भी लोग इससे इंटरेक्ट होंगे, बेनिफिटेड होंगे, और धीरे धीरे अच्छा रहेगा। अच्छा है, ऐसा इवेंट आप बाद में भी करें तो हमें जब भी टाइम मिलेगा बताया जाएगा, टाइम निकालने का कोशिश करेंगे। अच्छा है ये, ऐसा करते रहिए आप लोग बाद में भी, हर एक एरिया वालों को ऐसे बोल के। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद सर। जय, ठीक।